नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकार ने यूपीएस की तरह एनपीएस में गारंटी वाली पेंशन दिलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। क्या बदलने वाला है आपका पूरा पेंशन सिस्टम, आपकी जेब पर क्या होगा असर, इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। एनपीएस नियमों में बड़ा चेंज होने जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जिसको कि आप पीएफआरडीए के नाम से जानते हैं, उसने एनपीएस के तहत तय पेंशन पेमेंट के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है। ये एक्सपर्ट कमेटी क्या काम करेगी, कमेटी में कितने लोग होंगे, कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजों की। खबरें आ रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी और आरबीआई के साथ क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नया नियम कानून यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बातचीत शुरू कर दी है। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, इसको भी करेंगे डिकोड और अंतिम में चर्चा करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर। खबरें आ रही हैं कि बजट 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी से राहत मिल सकती है। क्या है रियल स्टेटस इंडस्ट्री की प्रमुख मांगे क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे प्रवीण सर से। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। ज़्यादातर लोगों के बुढ़ापे का सहारा भी यही पेंशन होती है। इसलिए लोग नौकरी रहते हुए ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं जो हर महीने पेंशन के तौर पर एक फिक्स्ड इनकम दे। सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है। इन दोनों में से वो किसी एक सिस्टम में बने रह सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। वहीं प्राइवेट कर्मचारी भी एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अब पेंशन फंड और रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पीएफआरडीए है, उसने आपके पेंशन सिस्टम में बदलाव करने की प्लानिंग कर दी है। पीएफआरडी बहुत जल्द एनपीएस में एक नया नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सब्सक्राइबर्स को एक तय मिनिमम रिटर्न यानी गारंटीड रिटर्न का भरोसा देने की बात कही जा रही है। प्रवीण सर, क्या सच में बदल जाएगा पूरा पेंशन सिस्टम, और आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पेंशन को लेकर इतनी उत्सुकता, इतना अवेयरनेस क्यों है? नहीं, बिल्कुल देखिए, पेंशन पिछले अगर आप 1-1.5-2 साल को देखेंगे तो देश का जो सबसे बड़े अगर कुछ मसले हैं उनमें पेंशन का एक मसला है। चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की बात हो या फिर गैर सरकारी जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन की बात हो। और इसीलिए 1-1.5 साल में कई ऐसे बड़े बदलाव हमको पूरे के पूरे एनपीएस हो या प्रोविडेंट फंड हो, इससे जुड़ी या सरकारी जो क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए जो पेंशन की पूरी प्लानिंग है, उसमें जो सरकार ने एक नई स्कीम पेश की, उसमें हमको इतने सारे बदलाव इधर दिखाई दिए। और अब उसमें एक बड़ा सरकार ने ये फैसला लिया है, पीएफआरडीए ने एक पूरी कमेटी बना दी है, 15 सदस्यीय कमेटी, जिसके चेयरमैन एमएस साहू होंगे उनकी अगुवाई में। और ये एक कमेटी इन शर्तों, नियमों और व्यवस्था को देखेगी कि किस तरह से एक एश्योर्ड या पक्की पेंशन आम लोगों को दी जा सके। विशाल जी सर, जो डॉक्टर एमएस साहू जिनकी आप बात कर रहे हैं वो रेगुलेटरी चैम्बर्स के संस्थापक हैं और पहले आईबीबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाला जो मामला था उसके भी कमेटी में सर कहा जा रहा है कि जो 15 लोग, जैसा कि आपने बताया, उस कमेटी में कानून, वित्त, बीमा, एक्चुरियल साइंस, कैपिटल मार्केट और एजुकेशन सेक्टर के जानकार शामिल होंगे। और वैसे ज़रूरत पड़ने पर ये समिति बाहरी एक्सपर्ट्स को भी बुला सकती है, उनसे सलाह मशवरा कर सकती है। अब कमेटी के जो कुछ अहम उद्देश्य हैं उनको भी समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा रहा है कि फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा सर, एनपीएस के जरिए गारंटीड पेंशन भुगतान के लिए रूल्स का रूपरेखा उसको रेडी किया जाएगा। इसमें 30 सितंबर 2025 को जारी पीएफआरडीए के कंसल्टेशन पेपर में बताए गए अलग अलग पेंशन ऑप्शंस पर भी विचार किया जा सकता है। दूसरी बात आ रही है कि स्मूथ ट्रांजिशन होगा। एनपीएस सब्सक्राइबर को इन्वेस्टमेंट जमा करने के चरण है, जो फेजेस है, उसमें पेंशन पेमेंट के फेज में बिना किसी परेशानी से आसानी से ले जाने के लिए आसान और साफ रूप वो तैयारी की जाएगी। फिर मार्केट बेस्ड गारंटी वाला मामला, इसको भी समझिए। पेंशन पेमेंट को साफ बनाने के लिए बाजार आधारित यानी जो मार्केट वाली बात है, जो लिंक्ड है, और कानूनी गारंटी पर काम किया जाएगा। फिर ऑपरेशनल डिज़ाइन की भी बात की जा रही है, यानी एनपीएस में जो लॉक इन अवधि है, कितना विड्रॉल हो सकता है, अब पेंशन की कीमत कैसे तय होगी, काम करने वालों की फीस क्या होगी, इसके लिए साफ और आसान रूल्स बनाने की बात कही जा रही है। तो इन जो 4 अहम उद्देश्यों को मैं जब देख रहा हूँ सर, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। नहीं, बिल्कुल। असल में इसको जो समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इसको लेकर आने की ज़रूरत पड़ी क्यों आखिर एक पक्की पेंशन देने के लिए अब एक पूरी कमेटी पीएफआरडीए को बनानी पड़ रही है।
और इसमें जो आप ने एक बात विशाल बताई कि 30 सितंबर को जो एक कंसल्टेशन पेपर पीएफआरडीए का आया था, उसमें 3 स्कीमों को लाने की बात कही गई थी। 3 तरह से उसमें एक पक्का जो एश्योर्ड पेंशन जो है देने की बात वहाँ पे आ रही थी। एक स्टेप अप एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए और एन्युटी के जरिए आपको एश्योर्ड पेंशन देने की जो डिज़ायर्ड पेंशन है बेसिकली, कि आप एक पेंशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि साहब मुझे 30,000 रुपये पेंशन चाहिए, तो उसके लिए 3 तरह की आप स्कीमों को चुन सकती हैं। दूसरा एक है कि डिज़ायर्ड पेंशन आपको चाहिए, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके कि आप अगर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से आपको पेंशन में बढ़ोतरी किस तरह से होकर मिले। और तीसरा एक है पेंशन क्रेडिट के तौर पर, कि आप जो पैसा लगा रहे हो उससे आपका एक पेंशन का क्रेडिट जनरेट होगा, उसके जरिए आपको रिटायरमेंट के बाद एक हर महीने की एक पेंशन मिलेगी और वो एक सर्टेन अवधि तक आपको वो पेंशन दी जाएगी। तो एक रूपरेखा दरअसल पीएफआरडीए 30 सितंबर को 2025 को पहले ही दे चुका कंसल्टेशन पेपर के तौर पर। अब इन्होंने एक पूरा 15 सदस्यों वाला एक पूरा पैनल ही बना दिया। ज़रूरत क्यों आन पड़ी, एक बड़ा मसला है। जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं जो कि लगातार ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब हमको पुरानी पेंशन दीजिए, 50% हमारी पेंशन होना चाहिए जब हम रिटायर हों और हमारी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी हो उसका जी। तो उस पे जो सरकार अपना यूपीएस लेकर आई थी, स्कीम लेकर आई थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो एक तरह से वहाँ पे फ्लॉप होती दिखाई दी। 1 लाख लगभग 23,000 के आसपास अगर आप देख लें मोटे तौर पर, तो 1,22,000 समथिंग 123 कर्मचारी उसको सिर्फ जुड़े जी। और टोटल अगर आप देख लेंगे एनपीएस बेस्ड जो कर्मचारियों की तादाद है वो तकरीबन 30 लाख। वहाँ जब सरकार का पूरा गड़बड़ाया हिसाब, तो फिर सरकार को सोचना पड़ा कि आखिर क्या आपको यहाँ पे कुछ बड़े ट्वीक, कुछ बड़े बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसा बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं उनका भी इस तरह का मानना है कि क्या ये अब जो कमेटी बनाई है, क्या ये अब उस दिशा में काम करेगी जहां से कि पुरानी पेंशन का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। प्रवीण सर, आपकी बातों से अगर मैं समझूं तो आप कह रहे हैं कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए जो सरकार ने वन टाइम जो बात कही थी कि आप शिफ्ट हो जाइए, तो कुछ लोग जो है आउट ऑफ 30 लाख 1,22,000 या 23,000 लोग शिफ्ट हुए। अब आप कहना चाह रहे हैं कि चूंकि 30 लाख में से 1,22,000-23,000 लोग ही उधर शिफ्ट हो पाए, तो बाकी की तादाद जो है 28 लाख के आसपास के लोगों के लिए अब इसको और कैसे ल्यूक्रेटिव बनाया जाए एनपीएस को, इसकी दिशा में काम किया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार अब अगर सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से बात करें, सरकार क्या अब इस तरह की व्यवस्था लेकर आने की कोशिश में है कि एनपीएस ही आपका ओपीएस जैसी दिखने लगे जी, उसके जैसे रिटर्न आपको देने लगे या उतनी पेंशन आपको एनपीएस में ही मिलने लगे। यहाँ सरकार को 2 फायदे होंगे। देखिए, यूपीएस में अब 1.25 लाख के आसपास कर्मचारी गए, नया कोई जा नहीं सकता, नया एनरोलमेंट हो नहीं सकता क्योंकि स्कीम बिल्कुल परमानेंटली अब क्लोज हो गई है। हाँ, बैक एग्जिट जो वो है माइग्रेशन, वो जरूर पॉसिबल है। तो अब ये हो सकता है कि लोग वापस यूपीएस से एनपीएस आएँ। तो मुझे लगता है कि सरकार अब ये चाहती है कि पुरानी पेंशन की जो मांग है वो शायद उसको वो तेज ना हो, कर्मचारी उसके लिए दबाव ना बनाए, इसलिए हम एनपीएस को ही इतना अट्रैक्टिव बना दें कि लोगों को यही अपना एक बेहतर विकल्प दिखाई दे पेंशन के लिए। और इससे 2 हित सधेंगे। एक हित तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या जो बाकी सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेके, दूसरा अगर आपकी पेंशन मान लीजिए 50% पेंशन मिलने की व्यवस्था बनती है कुछ, तो ये गैर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये उतनी ही कारगर साबित हो सकती है। विचार जी सर, कल एक मैं खास कार्यक्रम था, उसमें मैं गया था, पीएफआरडीए के चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। उनके अगर मैं संबोधन को अगर मैं सुन पा रहा था, उसको मैं आपसे चाहता हूं कि डिकोड करा सकूं। वो एक खास लॉन्च के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि पेंशन को लेकर जो है देश की आम जनता को बहुत अवेयर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कुछ डेटा भी कहा था कि देखिए अगर एनपीएस में कितने लोग हैं, सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया 30 लाख के आसपास है, लेकिन ओवरऑल एनपीएस में जितने लोग हैं उनकी संख्या मात्र 75 लाख है आउट ऑफ
140 करोड़ पीपल। अटल पेंशन योजना की उन्होंने बात कही थी, उसमें कहा कि उसमें मात्र जो है 7 करोड़ के आसपास लोगों ने इनरोलमेंट कराया। मैं आपका चूंकि ध्यान लाना चाहता हूँ एनपीएस में 75 लाख, मात्र 75 लाख लोग, ये संख्या बहुत नगण्य है। क्या ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर हो सकती है, बड़ी वजह हो सकती है कि अब इस चीज़ में जो एडिशनल चीज़ डाली जा रही है कि एक्चुअली कि आपको जो है एश्योर्ड पेंशन देंगे एनपीएस के तहत आपको मिलेगा, तो इससे तो बहुत और ल्यूक्रेटिव बनाया जा सकता है कि ताकि लोग बहुत जल्दी आएँ एनपीएस के तहत जो है इस पेंशन फंड को लें। नहीं, देखिए एनपीएस में जो सुधार अब सरकार कर रही है, ये सुधार दरअसल पहले होने चाहिए थे। जब से स्कीम लॉन्च हुई है तब से अब तक इसमें एनपीएस में सुधार ऐसे होने चाहिए थे ताकि यहाँ से जो रिटर्न मिलें वो लोगों को अट्रैक्ट करें कि आप एनपीएस को चुनें जी। और बहुत सारे जो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बात करें, बहुत सारे लोगों ने एनपीएस को चुना नहीं, इसी वजह से कि एक ये था डर कि भाई जिस तरह से आपका पैसा लगाने के तरीके हैं, क्या वो इतने कंजर्वेटिव हैं कि उससे एक बहुत अच्छी पेंशन आपको मिल नहीं सकती, और इसीलिए फिर 100% आपको इक्विटी का ऑप्शन अभी दिया गया। तो ये सुधार दरअसल पहले होने चाहिए थे। और अब जो एस रमन साहब कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 75 लाख लोग एनरोल हैं इसमें, स्कीम में, आप इसको समझिए कि हमने भी एक बार मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था कि कैसे साल दर साल आधार पे देखें तो एनपीएस में एनरोल करने वाले नॉन गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं उनकी तादाद या उनकी ग्रोथ में गिरावट आई है जी। तो नए जुड़ने वाले लोगों की तादाद अगर कम हुई है तो ये इसका मतलब यही है कि एनपीएस आपको एक डिजायर्ड रिटर्न नहीं दे पा रहा, या एनपीएस से आपको ये उम्मीद नहीं लगती कि ये आपके रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छी पेंशन दे पाएगी। और यहाँ पे एक बड़ा रोल म्यूचुअल फंड्स का भी आया, जहाँ लोगों ने एसआईपीज की, अच्छे रिटर्न मिले तो लोगों को लगा कि साहब अगर रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है तो आप एसआईपी के जरिए क्यों नहीं जोड़ सकते। जी सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कई बैंक्स भी आ रहे हैं सामने और कह रहे हैं सरकार से कि हमको भी जो है पेंशन फंड लाने की जो है इजाज़त दी जाए। इस खबर को भी क्या इस कहानी से जोड़कर देखा जाए? अब तो सरकार ये व्यवस्था लेकर आ रही है कि जिसमें कोई भी बैंक जो है वो पेंशन फंड लॉन्च कर सकता है, तो उसके लिए जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उनको आसान बनाया जा रहा है। तो ये अगर होता है तो आप समझिए कि सारे बैंक अपने पेंशन फंड ला सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस जो लोगों की हैं वो भी बढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर बात ये है सर कि जो है भविष्य के लिए जो है रिटायरमेंट प्लानिंग जो है अच्छी कटेगी, रिटायरमेंट के बाद जो ज़िंदगी इसको आसान करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। डेफिनेटली जो रिफॉर्म है और सीधा मतलब आप ये समझिए कि अगर आपको 50% का जो पेंशन का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक न रहे, वो आम लोगों तक भी जाए, मुझे लगता है कि इस दिशा में एक ये कोशिश है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं या भविष्य में अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं तो ये खबर जो है आपके लिए बेहद अहम। डिजिटल एसेट्स के बढ़ते दायरे के साथ जहां निवेशकों की यानी जो इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, वहीं मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और अवैध लेन देन यानी जो ट्रांजैक्शंस जैसी एक्टिविटीज़ ने सरकार की चिंता जो है बढ़ा दी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर शिकंजा और कस दिया। अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट जो है वो खुलवाना उतना आसान नहीं रहेगा। वहीं सरकार आगामी बजट से पहले क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए जो है ठोस नियम कायदे कानून जो है लाने की जो है तैयारी कर रही है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी और आरबीआई के साथ जो है क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नया नियम कानून यानी जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने को लेकर बातचीत कर रही है। सर से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। सर ओवर टू यू। जब भी हम लोग बात करते हैं मनी सेंट्रल में सर, आप कहते हैं कि विशाल यहाँ के जो नियम कायदे कानून हैं बड़े विचित्र हैं। आपको यहाँ रेगुलेट तो किया नहीं जाता है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, लेकिन अगर आपको उससे कमाई होती है तो उस पर जो है 30% जो है 30% के आसपास जो है वो पैसा ले लिया जाता है, ऊपर से 1% के आसपास जो है टीडीएस भी कट जाता है। तो क्या इसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझको लगता है कि सरकार धीरे धीरे, जो ये खबर आ रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार संभवतः धीरे धीरे क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो का में जो पैसा लगाने का तरीका है, क्रिप्टो में पैसा बनाने की जो पूरा है कवायद है, उसको सरकार एक लीगलाइज फॉर्म देना चाहती है। अभी तक क्रिप्टो को लेके कोई रेगुलेटरी नियम कायदे कानून अभी तक मौजूद नहीं है। वजह इसकी ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हमेशा से इस बात के विरोध में रहा कि देश में किसी भी तरह से क्रिप्टो के खरीद फरोख्त और क्रिप्टो
का जो पूरा ट्रेडिंग है इसको किसी भी तरह से लीगल फॉर्मेट में मंजूरी दी जाए। लेकिन अब सरकार संभवतः ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहती है जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज होंगे और उनको एक तरह से उसमें न केवल आरबीआई शामिल होगा बल्कि सेबी को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि जिस तरह से देश में आप शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं और उनके जो एक्सचेंज हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी पूरे जो कायदे कानून है उन्हीं कायदे कानूनों को यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है यहाँ पे उनको कायदे कानून लाए चलिए सर, किसकी क्या भूमिका होगी उसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे सेबी की बात कर लेते हैं, भारत के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों का मुख्य रूप से जो है जो रेगुलेटर बनेगा सर। सभी एक्सचेंजों को जो है सेबी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाना, ये भी बात आ रही है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर सुरक्षा और नियमों की जो है निगरानी करते हुए दिखेंगे सेबी। आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि विदेश से जो जुड़े जो है लेन देन यानी जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस उसको ये देखेगा। एफडीआई और कैपिटल फ्लो पर भी नज़र रखने की बात कही जा रही है। ये सुनिश्चित करेगा कि पैसे का जो है गलत इस्तेमाल ना हो। तो सर इन दोनों को पॉइंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दो बड़े रेगुलेटर हैं भारत में। स्टॉक मार्केट को गवर्न करने के लिए सेबी जैसी संस्था है और पूरे का पूरा जो आपका भारत में बैंक्स हैं और बाकी के जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको कवर करने के लिए आरबीआई है। आरबीआई को अलग तरह के अधिकार या उनसे अलग तरीके के रेगुलेशंस बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें एफडीआई और बाकी के फ्लोज जो हैं उसको देखने के लिए और दूसरे कायदे कानून की किस तरह से ये ऑपरेट करेंगे उसके लिए नियम है। मेन मसला आरबीआई के जद में इस बात का होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मसला है एक चीज़, और जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो फ्रॉड होते हैं इस पर हम किस तरह से निगरानी रख सकते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग हो जाएगी की जा सकती है, वो यहाँ पे आरबीआई देखेगा। बाकी क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज ऑपरेट कैसे करेंगे जी, उनका ढांचा क्या होगा, उनको डिस्क्लोजर क्या करने होंगे, वो सारी चीज़ों को सेबी देखेगा। अगर आप किसी कस्टमर के साथ किसी तरीके का, और हमने इस चीज़ को देखा कि बहुत सारे कस्टमर्स के वॉलेट फ्रीज किए गए पिछले वक्त में, जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ा स्लम्प या बड़ी गिरावट आई तो पता चला कि लोग पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी इतना अच्छा उदाहरण देते थे सर कि उनके मोबाइल पर दिखता था कितना बैलेंस है, लेकिन जब वो विड्रॉल करते थे तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिलती थी। तो ये इन सारे जो गतिविधियां हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, उन सब पे कंट्रोल फिर सेबी करेगा। आपको हर एक्सचेंज को सेबी के पास खुद को रजिस्टर कराना होगा और बाकी के कायदे कानूनों का पालन करना होगा। नए नियमों में क्या क्या हो सकता है, पहले तो सर ने बता दिया कि सभी भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए सेबी रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य होगा। निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के नियम तय किए जाएंगे। टैक्स अनुपालन यानी जो है टैक्स कंप्लायंस जो है वो बहुत ही सख्त किया जा सकता है। गैर कानूनी पैसों की जो है आवाजाही पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही है और भारत को OECD बॉस उसके क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग जो है फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जोड़ा जा सकता है, ताकि मान लीजिए आपका यहाँ पैसा विदेश चला गया तो वहाँ से कैसे आ सके। इस तरह से जो है हमारे देश के जो भगोड़े हैं पैसे लेके चले जाते हैं दूसरे देश से, तो वहाँ कैसे उनको वापसी की जा सके, इसकी नियम जो है सुनिश्चित की जा सकती है। तो सर एक दो पॉइंट और क्रिप्टोज की बात हो रही है सर। बजट का सीज़न चल रहा है सर, मतलब कुछ ही दिनों के आसपास बजट पेश हो जाएगा, तो सभी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड भी अपनी होती है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड जितने लोग हैं उन्होंने भी सरकार से डिमांड किया है कि जो भाई साहब ये जो 30% और 1% TDS वाला मामला इसको थोड़ा कम कर दिया। उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यहाँ के लोग पैसा लगाने के लिए जो है विदेशी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, हम यही मौजूद हैं, हमें आप ग्राहक मिल नहीं रहा। इस पर आपका क्या तर्क है? नहीं देखिए, इनकी डिमांड जायज़ है नहीं है? नहीं, 30% के टैक्स के दायरे में सरकार ने डालकर एक तरह से इसको जो लॉटरी और जुए उस तरह का जो हॉर्स राइडिंग, कैसीनो, हाँ बिल्कुल उस कैटेगरी में इसको डाल दिया था कि आप इतनी हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहे हैं तो यहाँ आपको अगर प्रॉफिट होता तो आप हमको पैसा दीजिए। और 30% के टैक्स के डर से बहुत सारे लोग शायद पैसा न लगाएं। ये सरकार की एक अप्रोच रही, क्योंकि आरबीआई लगातार आप पिछले कई वर्षों को देख लीजिए, आरबीआई कैटेगोरिकली इस बात से इनकार करता रहा कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड को भारत में इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इसके कई दूरगामी जो खराब जो नतीजे हैं वो सामने आ सकते हैं जी। लेकिन अब जो ये पूरा जो सरकार जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, मुझे लगता है इसके पीछे अब आने वाले वक्त में या आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है सरकार इस पूरे के पूरे ट्रेड को एक लीगलाइज, एक लीगल
फॉर्मेट में लीगल फ्रेमवर्क के तहत डालना चाहती, यानी भारत में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना, लेन देन करना एक तरह से कानूनी हो जाएगा। एक बात, जी टैक्स सरकार घटाएगी कि नहीं घटाएगी, मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में सरकार घटाएगी, क्योंकि सरकार अब ये चाहेगी कि एक लीगल तरीके से लोग क्रिप्टो में पैसा लगाएं और हमको भरपूर टैक्स दें। हाँ, और सरकार का रेवेन्यू का जो वो है, जैसे शेयर वहाँ- मार्केट से सर एसटीटी के जरिए कमाई होती है, बिल्कुल। तमाम जो टैक्स के जरिए जो तो कमाई सरकार एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम दरअसल एग्जैक्टली हासिल करना चाहती है। और मुझे लगता है कि पिछले जब कुछ वर्षों में, जब से ये 2022 के बजट में 30% टैक्स लगाया गया था, तब से सरकार का इस जो पूरा जो क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई है, इसमें अच्छी खासी जो है वो गिरावट आई होगी। जी। अब सरकार को लग रहा है कि अगर इसको लीगलाइज कर देंगे तो लोग पैसा लगाएंगे यहाँ पे, और फिर पैसा लगाएंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार के खजाने में आएगा। तो सरकार, और पूरी दुनिया में अगर अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका लगातार इस चीज़ को लेकर आगे कदम बढ़ा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड होना चाहिए, उसको स्टेबल कॉइन और तमाम तरह की गतिविधियां वहाँ चल रही हैं। अब बिल्कुल अभी हाल की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक करार भी कर लिया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जो ट्रंप की फैमिली बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, USD1 जो टोकन है उनका, उसको लेके, जिसको वर्ल्ड जो लिबर्टी फाइनेंशियल करके उनका कंपनी है ट्रंप की फैमिली की, तो उनकी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ डील हुई है। तो भारत भी अब उसी, जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत उसका दरअसल हिस्सा बनना लेकिन सर ये देखना होगा कि पाकिस्तान के लोग कितना इस क्रिप्टो करेंसी को समझ पाते हैं, जहां उस देश की हालत, जहां आटा 380 रुपये किलो हो, अंडा 21,000 रुपये किलो के आसपास बिक रहा हो, वहाँ के लोग बेचारे कितना ही क्रिप्टो करेंसी समझ पाएंगे और कैसे इनसे बार्टर कर पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक लास्ट सवाल सर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, क्या भविष्य में आने वाले समय में ऐसी खबरें देखना सुनना हम लोग बंद कर देंगे, जहाँ देखने को मिलता था कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो बंद होते हुए दिख रहे हैं, फ्रॉड की बात आती थी, तमाम तरह की जो है जो खबरें आती थी निगेटिव खबरें, तो वो आना बंद हो जाएंगे इस रेगुलेशंस के बाद? नहीं, बिल्कुल, रेगुलेशन अगर आ जाते हैं प्रॉपर तरीके से, PMLA के जो नियम कायदे हैं, और उसी में एक जो FIU जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने अभी हाल में ही, और देखिए इन्हीं दो चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो सरकार किस तरफ सोच रही है उसका आपको अंदाज़ा लगेगा। FIU ने अभी बिल्कुल 1-2 दिन पहले एक पूरे के पूरा नए रूल्स जारी किए हैं। उन नए रूल्स में एक्सचेंजों के लिए जो है आपको बहुत सख्त जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और KYC के संबंधित नियम हैं। जो यूजर्स हैं उनको आपका जो सेल्फी मोड में आपको KYC करनी होगी, उसमें पहले आप जो सही बात बोल रहे हैं, जो खबर आई थी जिसको लेकर हम लोग भी चर्चा कर रहे थे न्यूज़ रूम में, पहले कहा जाता था कि बस फिल कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, नाम पता भर दीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। हाँ। अब है जो फेस रिकॉग्नाइजेशन और तमाम तरह के जो स्टेप्स KYC कराने। हाँ, उसमें एक ये भी है कि जिस अकाउंट से आप ट्रेड करना चाहते हैं वो अकाउंट आपका है, इसको वेरीफाई करने के लिए, या एक्टिव अकाउंट है, इसके लिए आपको ₹1 का एक बिल्कुल नॉमिनल ट्रांजैक्शन करना होगा। इस तरह के सख्त एड्रेस प्रूफ देना होगा आपको। तो इस तरह के सख्त नियम जो है लेकर आए गए, यानी कि जो फर्जी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना या क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, सरकार उस पर लगाम लगा रही है। और सरकार एक्सचेंजों के लिए को सेबी के दायरे में अगर लेकर आती है तो मतलब यह है कि आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी को भारत में एक अच्छे फलते फूलते बिजनेस के तौर पर स्थापित होते हुए हम देख सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप घर खरीदने की जो है सोच रहे हैं या रियल एस्टेट सेक्टर पर नज़र रखते हैं तो बजट 2026 आपके लिए अहम साबित हो सकता है। इस बार डेवलपर्स से लेकर जो है आम घर खरीदार ये चाहते हैं कि बजट ऐसा रोड मैप दे जिससे घर खरीदना आसान हो जाए और रियल एस्टेट को जो है लंबी अवधि की जो है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता मिले। प्रवीण सर, इस बजट को लेकर जो है डेवलपर से लेकर घर खरीदारों तक हर कोई ये चाह रहा है कि बजट 2026 में GST से राहत प्रदान की जाए ताकि लोगों के लिए जो है घर खरीदना जो है किफ़ायती हो सके। इस समय जो रियल एस्टेट सेक्टर के जो आवासीय प्रोजेक्ट्स हैं उस पर 5% या 12% GST लगता है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग यानी जो 45 लाख तक का बात है जो उसमें 1% के आसपास का जो है GST लगता है। सर हम आपसे इन आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे सर, ओवरऑल पिक्चर पर बात करेंगे क्योंकि प्री बजट मीटिंग और कंसल्टेशंस का दौर चल रहा है तो उसमें एक बहुत अहम सेक्टर होता है रियल एस्टेट सेक्टर। GST बचत महोत्सव में हम लोगों ने देखा था कि सीमेंट को लेकर सरकार बहुत ही सजग होती हुई दिखी। 28% से जो है GST उसको घटाकर 18% किया गया। कहा गया कि मांग में जो है अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए जिसको घर दुकान
बनाना है उसको थोड़ा सा राहत मिल सकता है। इसके अलावा सर आरबीआई के एमपीसीज को अगर देखिए पिछले साल 125 बेसिस पॉइंट का, सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का कटौती करना ताकि आपको लोन बहुत आसानी से मिले, इन तमाम खबरों को जोड़कर रियल सेक्टर को कैसे आप देख रहे हैं? नहीं देखिए, पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे और ख़ास तौर पर 2022 से जी कोविड के ख़त्म होने के बाद से अगर आप रियल्टी के प्राइसेस को देखेंगे, कोविड के दौरान अपने सबसे ख़राब दौर में रियल एस्टेट सेक्टर चला गया था, जहां ना रेंटल यील्ड निकल रही थी, ना आपके घरों की कीमतें बढ़ रही थी, बहुत बुरे हालत में तब चले गए थे। उसके बाद फिर 2022 से जो, और ख़ास तौर पर अगर आप बड़े शहरों को देखेंगे, 2022 से फिर जो रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए, तो अब ज़्यादातर बड़े शहरों में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर खरीदना बजट से बाहर हो गया है। और आरबीआई के रेट कट करने के बावजूद, आरबीआई ने भले 125 बीपीएस की कटौती कर दी हो, और दूसरे अगर आप चीज़ें देख लीजिए, मान लीजिए जो सरकार के स्टेप हैं, जैसे कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट आपको दे दी है, इस तरह के अगर आप कदमों को देख लीजिए, इसके बावजूद आम आदमी के लिए घर खरीदना अब एक बड़ा सपना, बड़ी चुनौती हो गया है। जो भी लोग बड़े शहरों में आए हैं नौकरी करने के लिए, फैमिली के साथ हैं, उनके लिए एक घर खरीदना अपना एक सपना होता है, और अब वो सपना पहुंच से बाहर हो गया है जी। यहाँ सरकार की तरफ से किस तरह की राहत बजट में मिल सकती है, इस पे सबकी नज़रें हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके एक जो बड़ी बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, किस तरह के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग माना जाए, क्योंकि घरों की कीमतें इस रफ्तार से बढ़ गई हैं कि अब 40-50 लाख रुपए के घर आपको आसपास दिल्ली एनसीआर में कम से कम ढूंढना बड़ा टेढ़ी खीर है। एग्जैक्टली सर, तो उस लिमिट को भी बढ़ाने की बात कही जा रही है कि जो लिमिट है 45 लाख का है, उसको थोड़ा सा 80 लाख 90 लाख के आसपास करें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस देश में जो है अभी पर कैपिटा इनकम थोड़ा उसको लेकर जो सवाल उठता रहता है, तो वहाँ 80 लाख 90 लाख रुपए तक के घर को कैसे ही कोई मिडिल क्लास आदमी खरीद लेगा? लोन लेने की भी एक सीमा है सर। अब लोन भी कितना मिल जाएगा? 80 लाख 90 लाख का लोन कितना आदमी को मिल जाएगा, किसकी सैलरी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अगर आप 70-80 लाख का लोन लेते हैं तो उसके हिसाब से आप उसकी ईएमआई को भी कैलकुलेट कीजिए कि कितनी ईएमआई वो बैठने वाली है आपकी जेब पर जी। तो एक बड़ा मसला वो है, लोगों की कमाई उस हिसाब से बढ़ी नहीं, अगर आप वेज ग्रोथ है नहीं, और एआई और दूसरे जो डिसरप्शंस हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसकी वजह से लोगों की नौकरियों पर भी खतरा यहाँ पे हमको आता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत बड़े पैमाने पर छटनियाँ भी जो है हुई हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर जाहिर तौर पर, कम से कम मेट्रोस की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ आम आदमी के लिए एक बड़ा मुश्किल भरा सौदा है वहाँ पे घर खरीदना। तो यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। दूसरी बात, एक डेवलपर्स के अगर लिहाज से आप सोचें तो एक तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी पिछले कुछ अगर आप देखेंगे 5-6 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट या बाकी के जो वो हों आइटम हो। दूसरा, लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, और तीसरी जो सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ी है वो है लैंड की कॉस्ट। जिस लैंड पे आप बिल्डिंग को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे उस ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ी है। और एक जो कंप्लायंस का बर्डन है, रेरा आया है, उसने राहत दी है, लेकिन रेरा की वजह से कंप्लायंस का बर्डन बिल्डर्स पर बढ़ा है। ये सब जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो एक घर की कीमत कहीं बहुत ऊपर निकल जाती है जी। एक और बड़ा मसला है कि तमाम रेरा और सरकार के बहुत सारे दखल के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट भी आप देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट में रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं उनसे जुड़े मामले लगातार बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जहां अटके प्रोजेक्ट हैं, जहां होम बायर्स के पैसे के साथ डिलीवरी नहीं हुई, 12-12, 15-15 साल हो गए अटके हुए प्रोजेक्ट्स के, उसमें सरकार ने बहुत सारे सुधार किए, लेकिन अभी भी ये सेक्टर उतना पारदर्शी नहीं हो पाया जितना इस सेक्टर को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। सर, एक लास्ट सवाल, चूंकि बजट की बात हो रही है तो रियल एस्टेट सेक्टर के इतर भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? मात्र 15 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, क्या कुछ बड़े संकेत आपको नज़र आ रहे हैं मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से? कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से इस बार? नहीं, सरकार के सामने देखिए इस बार एक चुनौती है। सरकार के सामने इस बार एक चुनौती ये है कि सरकार आम लोगों को राहत देना चाहती है, लेकिन सरकार के पास खजाने का भी एक स्ट्रेन या खजाने पर भी एक दबाव है। फिस्कल डेफिसिट 4.4 के आसपास रखने की चुनौती। खजाने को बचाने के साथ आपको आम लोगों को राहत देनी है। जो प्रधानमंत्री ने कहा जब
पिछला बजट आया था 2024-25 का, जी। तब उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी ये जो रेट टैक्स में कटौती हुई है, आगे और भी कटौती जो इनकम टैक्स है वो बर्डन और कम किया जाएगा। तो माना ये जा रहा है कि सरकार चाहती है कि बजट, अदरवाइज बजट में कुछ रहता नहीं है। अगर आप क्लास के लिए अगर हाँ, क्योंकि पहले बाकी जो वैट वगैरह इस तरह की जो ड्यूटीज़ थी उसमें सरकार फेरबदल करती थी, तो एक एक आइटम के हिसाब से पता चलता था कि साहब टीवी महंगी हो जाएगी, फ्रिज सस्ता हो जाएगा, टूथब्रश महंगा हो जाएगा, टूथपेस्ट सस्ता हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें आती थी, वो लिस्ट छपती थी, तो लोगों को उसमें एक एक्साइटमेंट होता था। उसके बाद से जब से जीएसटी आ गया और जीएसटी काउंसिल के जरिए जब उसके फैसले होने लगे, तो वो बजट के बाहर की चीज़ हो गई, बजट फिर एकदम से फीका सा इवेंट हो गया। लेकिन पिछले साल के बजट में जब सरकार ने टैक्स में एक बड़ी छूट दी, तब से फिर एक बड़ा एक्साइटमेंट लोगों में पैदा हुआ है, और सरकार भी चाहती कि बजट एक इवेंट की जैसा दिखे कि हाँ। और दूसरी एक और बड़ी बात है कि इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, तमिलनाडु में चुनाव होने, 2 बड़े राज्यों के चुनाव हैं। सरकार इन चुनावों को देखते हुए क्या आम आदमी की जेब में कुछ पैसे डालने की कोशिश कर सकती है? ये हो सकता है, लेकिन खजाने को बचाना भी सरकार का, क्योंकि खर्चे भी सरकार के पास बहुत लंबे चौड़े हैं विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।